Introducing Educami's GS Main Support Program and Test Series with structured mentorship for 2023. This program is a valuable resource for students preparing for the mains examination this year and those planning to appear the next year. Here's what you can expect. 7 subject-wise PYQ sessions, 18 full-length tests including 2 essay tests, model answers for all test papers, post-test discussions, 8 practice tests with model answers and mentor evaluation, and structured mentorship. Get ready to excel in your mains. With this support program and test series, you can enhance your knowledge and pave the way towards fulfilling your dreams. Don't miss out on this opportunity. Register now and seize the chance to become an expert in your mains preparation. Take charge of your aspirations and make them a reality. Hello everyone, welcome to Educami, and today we are going to see our UPSC CSE Masterclass program for prelims and mains. Now today we are going to see some prelims related question that is based on polity. So first we will read out the question for you. What you need to do is to try and attempt this question on your own, and then we will see the right answer and also the information that was required to answer that question. तो चलिए करते हैं start. The first question is, now this is a pretty basic question, L1 level question जिसको हम लोग कैटेगराइज करते हैं. अगर आपने पॉलिटी पढ़ना स्टार्ट किया है, इफ यू आर जस्ट अ बिगिनर, आपने जस्ट लक्ष्मीकांत पढ़ा है या कोई भी पॉलिटी की किताब पढ़ी है और आपने जुडिशरी के बारे में पढ़ा है, तो आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं. ठीक है, तो कोशिश करिएगा अपनी मेमोरी पर जितना आपने पढ़ा है उसी पर बेस आप यहाँ पर दिमाग लगाएं और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें. फिर हम लोग डिस्कस करें कि इतना इजी क्वेश्चन हमने क्यों दिया और ये आपसे यूपीएससी में भी पूछा जा सकता है. द क्वेश्चन इज, द स्ट्रेंथ ऑफ अ हाई कोर्ट जजेस इज डिटरमाइंड बाय. एक हाई कोर्ट में कितने जजेस होंगे, इसके स्ट्रेंथ को कौन डिटरमाइन करता है या कौन डिसाइड करता है. द ऑप्शंस गिवन आर ए पार्लियामेंट, B Chief Justice of India, C President of India and D State Legislature of the respective state. हाई कोर्ट जिस स्टेट में है उस स्टेट का स्टेट लेजिस्लेचर. ठीक है, तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या है. इसका सही आंसर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. चलिए इसको देखते हैं. अंडर आर्टिकल 216 द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स द प्रेसिडेंट द अथॉरिटी टू डिटरमाइन द साइज ऑफ द हाई कोर्ट डिपेंडिंग ऑन द नीड ऑफ केसेस. कितना नंबर ऑफ केसेस है वहां, प्रेसिडेंट जो है वो डिसाइड कर सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ जजेस इन अ हाई कोर्ट. अब देखिए यहां पर इंपॉर्टेंट ये क्यों है, क्योंकि अगर आपसे मैं पूछूं कि सुप्रीम कोर्ट के केस में जो है वो स्ट्रेंथ ऑफ जजेस कौन डिसाइड करता है, तो ये आपको बताना है. और करेंटली सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस हैं, तो प्लीज़ आप इसके बारे में सर्च करें. और आप अक्सर सुनते होंगे कि ये एडवाइस किया जाता है कि आप कंट्रास्ट में करके पढ़ें. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर रीडिंग प्रेसिडेंट, रीड गवर्नर अलॉन्ग विथ इट, तो पता चलता है कि यहाँ पर डिफरेंस क्या है. वैसे ही सुप्रीम कोर्ट को जब आप पढ़ते हैं तो हाई कोर्ट बोला जाता है साथ में पढ़ने, तो डिफरेंस पता चलता है. और यूपीएससी जो ये डिफरेंसेस होता है इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए बनाती है और यहाँ पर आपसे गलती कराया जा सकता है. तो ये बहुत एक बेसिक क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पर लोग से गलती होता है. आप एक बार जरूर रिसर्च करिए कि सुप्रीम कोर्ट के केसेस में जजेस कौन डिसाइड करता है और आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स आर अवेलेबल एज फंडामेंटल राइट्स टू बोथ फ्रेंडली एलियंस एंड सिटीजंस इन इंडिया. क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए. यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स. जरूरी नहीं है जो राइट्स है वो फंडामेंटल राइट्स ही हो. आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स आर अवेलेबल एज फंडामेंटल राइट्स to both friendly aliens and citizens in India. The options, the first right given is right against discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth. Second is right to freedom of speech and expression. Third is right to early childhood education, and fourth is prohibition of traffic and human beings and forced labor. The options given are similar to what you saw in UPSC prelims 2023. The first option is only 1, second is only 2, third is only 3, 4 ऑल 4. चारों जो हैं वो एज अ फंडामेंटल राइट अवेलेबल हैं टू फ्रेंडली एलियंस एंड सिटीजन इन इंडिया. अच्छे से सोचिए, बहुत बेसिक क्वेश्चन है एंड अ टिपिकल क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड इन यूपीएससी. यूपीएससी को भी फंडामेंटल राइट बहुत फेवरेट है उसका, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है. तो बिल्कुल सोचिए कि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है तो आप इसको कैसे आंसर करेंगे. जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा. इसका सही आंसर होगा ओनली 1. ओनली 1. अगर आप यहां पर देखेंगे जो राइट जो दोनों फ्रेंडली एलियन और सिटीजन्स इन इंडिया को मिलता है, दैट इज, यहां पर आप कौन सा राइट देख सकते हैं, दैट इज प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक एंड ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर. यही एक राइट है जो कि अभी यहां पे ऑप्शन जो गिवन है इसमें से सिर्फ और सिर्फ
फ्रेंडली एलियंस और सिटीजन्स और इंडिया को एज बोल सकते हैं एज अ फंडामेंटल राइट अवेलेबल है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, क्योंकि ये राइट्स दिए हुए थे, ये नहीं बोला गया था कि ये सब फंडामेंटल राइट्स है। अब इस क्वेश्चन में आप ट्विस्ट देखेंगे, क्या आपसे गलती करा दिया गया कि अगर आप देखेंगे ऑप्शन 3 राइट टू अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, अगर आपने इन डेप्थ नहीं पढ़ा है, अगर आपको लगता है कि राइट टू एजुकेशन जो कि आर्टिकल 21A दिया हुआ है, अगर आपने उसमें वर्डिंग्स आपने ध्यान से नहीं पढ़ा है, तो ये क्वेश्चन आपसे गलत हो सकता है। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन मीन्स कि अगर आप 0 से 6 ईयर तक का जब भी स्टूडेंट्स का जो एज होता है, उस एजुकेशन को हम लोग अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन बोलते हैं। लेकिन हमारे, और ये कहाँ दिया हुआ है कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करना है, दिस इज गिवन इन डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में दिया हुआ है कि स्टेट को प्रोवाइड करना है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, लेकिन दिस इज नॉट अवेलेबल एज अ फंडामेंटल राइट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21A में क्या दिया हुआ है, एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब क्या हुआ, एज ऑफ 6 टू लेके 14 तक का जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, ये जो है स्टेट गारंटी करती है एज अ फंडामेंटल राइट। तो अगर आप देखेंगे तो जो थर्ड था दैट इज नॉट इवन अ फंडामेंटल राइट, तो ये एलिमिनेट हो गया। नाउ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन comes under article 19 and this is explicitly available only to citizens of this country, and first is right against discrimination that comes under article 15, this is only available to citizens of India। तो सिर्फ एक ही बच जाता है, that is option 4, जो कि दोनों को अवेलेबल है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहां पर अगर आप देखें जितने भी फंडामेंटल राइट्स है हमारे पास, 6 फंडामेंटल राइट्स जो हैं, उसमें से जो है आर्टिकल 15 में, आर्टिकल 16 में, आर्टिकल 19 में, आर्टिकल 29 एंड 30 में जितने भी राइट्स हैं, दीज राइट्स आर अवेलेबल टू ओनली सिटीजन्स। ठीक है, यहां पर ध्यान देना है कौन कौन से हैं। राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, थर्ड इज राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस एंड प्रोफेशन, एंड द लास्ट इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जो कि आर्टिकल 29-30 के अंदर कवर किया था। नाउ दीज राइट्स आर ओनली अवेलेबल टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया, और फ्रेंडली एलियंस को ये नहीं मिलता। इसके अलावा जितने राइट्स हैं वो बोथ को अवेलेबल है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इज और आर करेक्ट मान सकते हैं। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज एन एडिशनल ग्रांट इज ग्रांटेड व्हेन द अमाउंट ऑथराइज्ड बाय द पार्लियामेंट थ्रू द एप्रोप्रिएशन एक्ट फॉर अ पर्टिकुलर सर्विस फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर इज फाउंड टू बी इनसफिशिएंट फॉर दैट ईयर। ये ग्रांट पे बेस्ड बहुत क्वेश्चन आता है और कंफ्यूजिंग होता है, इसी इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। Second is supplementary grant is granted when money has been spent on any service during a financial year in excess of the amount granted for that service in the budget for that year. The third is exceptional grant is granted for a special purpose and forms no part of the current service of any financial year. तो जल्दी से बताइए कि इसमें से सही कौन सा, किसका सही explanation दिया हुआ है। Options given are only 1, only 2, all 3 और none of them। तो जल्दी से बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ओनली 1। एक्सेप्शनल ग्रांट जो है वो सिर्फ सही दिया हुआ है, बाकी एडिशनल ग्रांट और सप्लीमेंट्री ग्रांट के बारे में आपको यहां पर गलत दिया हुआ है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जल्दी से सीख लेते हैं। तो सप्लीमेंट्री ग्रांट क्या होता है, इट इज ग्रांटेड व्हेन द अमाउंट ऑथराइज्ड बाय द पार्लियामेंट थ्रू द अप्रोप्रिएशन एक्ट फॉर अ पर्टिकुलर सर्विस फॉर द करेंट फाइनेंशियल ईयर इज फाउंड टू बी इनसफिशिएंट फॉर दैट ईयर। इसका मतलब क्या हुआ कि बजट में एक नीड जो है वो गवर्नमेंट ने दिखाया, उसके लिए बजट में कुछ पैसा पास हुआ एप्रोप्रिएशन एक्ट से, आपको पता है, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं था, तो उसके लिए जो बाद में पैसा दिया जाएगा दैट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री ग्रांट। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो एडिशनल ग्रांट क्या हुआ, इट इज ग्रांटेड व्हेन नीड हैज अराइजन ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर फॉर एडिशनल एक्सपेंडिचर अपॉन सम न्यू सर्विस नॉट कंटेम्पलेटेड इन द बजट फॉर दैट ईयर। कुछ ऐसा सर्विस आ जाए जिसको बजट में नहीं दिया गया था और उसके लिए पैसा चाहिए, तो हम लोग किसके थ्रू देते हैं, एडिशनल ग्रांट। एक्सेस ग्रांट क्या होता है, जल्दी हम लोग 3 ग्रांट देख लेते हैं, इसके बाद आप बाकी रेस्ट अपने से पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसी में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। एक्सेस ग्रांट का मतलब क्या होता है, इट इज ग्रांटेड व्हेन मनी हैज बीन स्पेंट ऑन एनी सर्विस ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर in excess of the amount granted for the service in the budget for that year. It is voted by Lok Sabha after the financial year. इसका क्या मतलब हुआ कि एक्सेस ग्रांट
जनरली क्या होता है कि अगर किसी सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए बजट में जितना पैसा एलोकेट हुआ था उससे ज्यादा खर्चा हो चुका है ऑलरेडी, तो उसको क्या करेगी, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का जब बजट पास होगा तो उस समय लोकसभा उसको पास करेगी, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेस ग्रांट। इसी तरह से आप बाकी भी पढ़ सकते हैं, वोट ऑफ क्रेडिट क्या होता है, टोकन ग्रांट क्या होता है, एक्सेप्शनल ग्रांट क्या होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन इससे आपसे क्वेश्चन कभी बन सकता है, यूपीएससी आपसे इसे पूछ सकती है, क्योंकि यहां पर हिंट ऑफ कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स पीवीटीजीज इन इंडिया। नाउ दिस क्वेश्चन केम इन प्रीलिम्स 2019। ये पॉलिटी का क्वेश्चन है जो कि 2019 में पूछा गया है, आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। यहां पे दिया हुआ है फर्स्ट स्टेटमेंट, पीवीटीजीज reside in 18 states and 1 UT. Second is a stagnant or declining population is one of the criteria for determining PVTG status. Third is there are 92 PVTGs officially notified in the country so far. And fourth is irregular and Konda Reddy tribes are included in the list of PVTGs. The statement was relatively easy, आपको पता है पहले स्टेटमेंट ऐसा आता था और हो सकता है कि फ्यूचर में फिर आपसे ऐसा पूछने लगे यूपीएससी, तो आपको रेडी रहना है। अगर पूछ लिया गया तो आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। ऑप्शंस क्या है यहाँ पर, पहला है आपका 1, 2 and 3, B is 2, 3 and 4, C is 1, 2 and 4 and D is 1, 3 and 4। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है 1, 2 and 4। अगर आप 3 को देखेंगे, देयर आर 92 PVTGs officially notified in the country so far. Now this statement is wrong. चलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। अभी तक 75 ट्राइबल ग्रुप्स ऐसे हैं जिसको कैटेगराइज किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एज PVTG एंड रिसाइड्स इन 18 स्टेट्स एंड यूटी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, अब देखिए PVTGs होते क्या है, PVTGs आर मोर वल्नरेबल अमंग द ट्राइबल ग्रुप्स ड्यू टू दिस फैक्टर। मोर डेवलप्ड एंड असर्टेड ट्राइबल ग्रुप्स टेक अ मेजर चंक ऑफ द ट्राइबल डेवलपमेंट फंड्स बिकॉज ऑफ विच PVTGs नीड मोर फंड्स डायरेक्टेड फॉर द डेवलपमेंट। होता क्या है कि ये थोड़े से पिछड़े हुए ट्राइबल ग्रुप्स रहते हैं, तो जो थोड़े से डेवलप्ड हो जाते हैं वो मेजर चंक ऑफ डेवलपमेंट फंड्स ले आते हैं, इनके लिए कुछ नहीं बचता है और ये फर्दर जो है इनका आप बोल सकते हैं कि ये वल्नरेबल बनते चले जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट कुछ फॉलो करती है क्राइटेरिया टू आइडेंटिफाई PVTGs। ये कौन कौन से हैं, प्री एग्रीकल्चर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी वो फॉलो करते हैं जो भी ग्रुप जिसको हम लोग PVTG कैटेगराइज कर रहे हैं। लो लेवल ऑफ लिटरेसी है अमंग दी ट्राइबल ग्रुप। थर्ड इज इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है उनमें, और अ डिक्लाइनिंग और स्टैग्नेंट पॉपुलेशन। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये सब चीज है, अगर ये सब वो उनके अंदर दिखता है, ये क्वालिटीज उंके अंदर है, या आप बोल सकते हैं ये सब फैक्टर्स उनके अंदर है, तो उनको कैटेगराइज किया सकता है एज पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट और भी इंफॉर्मेशन है, आप स्लाइड पे देख सकते हैं और आपको ये पढ़ के जाना चाहिए क्योंकि दीज क्वेश्चंस कैन रिपीट आल्सो। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा हैज स्पेशल पावर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स। दिस इज ऑल्सो अ L2 लेवल क्वेश्चन, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा मतलब आपको डेप्थ चाहिए नॉलेज का। अगर आपने पार्लियामेंट अच्छे से पढ़ रखा है, लोअर हाउस अपर हाउस के पावर्स के बारे में अगर आपने पढ़ रखा है, तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट कैन ऑथराइज द पार्लियामेंट टू मेक अ लॉ ऑन अ सब्जेक्ट एन्यूमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट। सेकंड, a resolution for the discontinuance of the national emergency can be passed only by the Rajya Sabha. And third is it can authorize the parliament to create new all India service common to both the center and the states. चलिए choose the correct option क्या है, only one, only two, all three or none of them are actually correct. तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है only two. Now the resolution for the discontinuance of the national emergency can be passed only by Rajya Sabha. This is wrong. This can be passed only by Lok Sabha. तो यहाँ पर आपसे ये स्टेटमेंट गलत करा दिया गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको अगेन यहाँ पर देखिए, दिस इज रिलेटेड टू इमरजेंसी ऑल्सो। अगर आपने नेशनल इमरजेंसी को में आप बोल सकते हैं कि उसको सबसे पहले अप्रूवल कैसे किया जाता है, फिर उसका रेवोकेशन कैसे किया जाता है, ये चीज अगर आपको पता होता तो आप यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर सकते थे। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए राज्यसभा को ये पावर मिलता है ऑथराइज टू मेक अ लॉ ऑन सब्जेक्ट एन्यूमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट। अगर राज्यसभा चाहे अंडर आर्टिकल 249 तो वो पार्लियामेंट को ये पावर दे सकती है कि वो किसी पर्टिकुलर स्टेट सब्जेक्ट पर लेजिस्लेट कर सकता है। उसके बाद इट कैन ऑथराइज द पार्लियामेंट टू क्रिएट ऑल इंडिया सर्विसेज कॉमन टू बोथ सेंट्रल एंड, ये बहुत ही फेमस आर्टिकल है, इस पे काफी डिस्कशंस होते हैं। राज्यसभा के पास ये बहुत ही यूनिक पावर है अंडर आर्टिकल 312 कि वो कोई ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट कर सकता है। एंड हमने देखा द रिजोल्यूशन फॉर डिसकंटिन्यूएंस ऑफ नेशनल इमरजेंसी कैन बी पास्ड ओनली बाय द लोकसभा एंड नॉट द राज्यसभा। तो इसका स्टेटमेंट 2 जो है वो आपका गलत हो जाता है। तो यहां पर हमने देखा कुछ अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस देखे।
अगेन इसी तरह के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करते रहिए। 5 क्वेश्चंस इज मोर देन एनफ टू कीप यू ऑन ट्रैक। ये क्वेश्चंस आपको आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने ये क्वेश्चन देखा, आपसे बन गया, बहुत अच्छा फीलिंग आपको आ रहा होगा। अगर आपसे नहीं बना तो आप वापस जाइए उस चैप्टर में जहां पर आपसे ये कंफ्यूजन हुआ, ये क्वेश्चन आपसे गलती हुआ। बेसिक्स, अगेन यूपीएससी आपसे बेसिक्स में ही गलती कराएगी। यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है फंडामेंटल राइट, पार्लियामेंट, जुडिशरी। ऐसा नहीं है कि वो आपसे बहुत स्टैट्यूटरी बॉडी या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में बहुत डेप्थ में जाके अंदर पूछेगी। रिसेंट टाइम्स में क्वेश्चंस में पैटर्न में चेंज देखने को मिला है, लेकिन स्टिल यूपीएससी पॉलिटी में डेफिनेटली आपसे बेसिक से गलती कराने का कोशिश करता है। तो आप इन सब चैप्टर्स पे अच्छे से फोकस करिए और इसी तरह से 5 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए। आप बस एक तरह से प्रैक्टिस में रहेंगे तो आपका प्रीलिम्स का भी प्रिपरेशन चलता रहेगा। जो लोग मेंस दे रहे हैं वो अभी मेंस पे फोकस करें, एंड जो लोग अगले साल मेंस देने वाले हैं वो भी हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं आंसर राइटिंग का। आपको पता है एक क्वेश्चन डेली डाला जाता है मेंस का, उसको आप जो है उस पर आंसर लिख के उसको सबमिट कर सकते हैं हमारे मेंटर्स के द्वारा उसको इवैल्यूएट किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।